तो नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर 4 हिस्ट्री मेजर पेपर 7 की। दोस्तों इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश के बारे में। अक्सर इल्तुतमिश से प्रश्न पूछा जाता है, तो आज हम लोग बहुत ही आसान और सरल शब्दों में इल्तुतमिश को पढ़ेंगे। दोस्तों उससे पहले जितने भी छात्र छात्राएं चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने छात्र छात्राएं मित्रों को शेयर करें। चलिए देखते हैं क्या है इल्तुतमिश। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों इल्तुतमिश की। तो सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे। दोस्तों इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। ठीक है, यह तुर्क का रहने वाला था, परंतु बाद में यह गुलाम वंश का एक योग्य शासक बना। इसके पिता कबीलाई सरदार थे। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इल्तुतमिश की शासनकाल की, तो इनका शासनकाल 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1200 से लेकर 1210 तक का उनका समय रहा है। इसके बाद अहराम शाह बीच में आया। इसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश आता है। तो इल्तुतमिश का जो समय रहा है दोस्तों वो 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक उनका समय काल रहा है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया। दोस्तों अगर आप सभी ने जो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर उसका वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको बहुत ही अच्छे से बनाया है और बारीक से मैंने आपको बताया। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसे भी कर ले। बाकी उसको करने के बाद उसको आपको समझ में तो आना ही है। ठीक है, चलिए। तो इल्तुतमिश का जो समय रहता है दोस्तों 1210 से लेकर 1236 ईस्वी रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो इल्तुतमिश है ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ठीक है, तो यह ऐबक का दास था। दास को दोस्तों पहले गुलाम कहा जाता था। ठीक है, तो यह क्या है ना कि एक बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। ठीक है, जो इल्तुतमिश है ना, ये एक बहुत ही योग्य शासक रहा है। ठीक है, और इनकी योग्यता को देखते हुए क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे दास्ता से मुक्त कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग आगे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि यह एक योग्य व्यक्ति था, जिसके कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, योग्यता को देखते हुए इन्हें दास्ता से मुक्त कर दिया। ठीक है, और उस समय क्या किया, उसे क्या किया, बदायूं का सूबेदार बना दिया। देखिए ये जो इल्तुतमिश है ना, बहुत ही अच्छे शासक रहे हैं। और बात कर सकते हैं तो इनका समय, इनका योग्यता, इनका जो टैलेंट था, इसको देखते हुए उसका जो ये था ना कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको दास्ता से ही मुक्त कर दिया वही, है ना। और देखिए वो बहुत उनके लिए बहुत से ऐसे कार्य किए हैं और उनको दास्ता से मुक्त कर दिया। फिर क्या किया, जो है ना वो सूबेदार बना दिया। कहाँ का, बदायूं का। ठीक है, तो दास्ता से मुक्त करके उसे बदायूं का सूबेदार बना दिया गया दोस्तों। ठीक है, यह कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश की योग्यता से बहुत ही अधिक प्रभावित था, जिसके कारण से आगे चलकर उसने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ करा दिया दोस्तों। ठीक है, तो इसकी योग्यता से वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। और प्रभावित होते हुए क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो पुत्री थी उसका भी विवाह करवा देता है इल्तुतमिश से। ठीक है, पहले तो दास्ता से मुक्त किया उसको और सूबेदार बनाया बदायूं का। फिर इनकी योग्यता को देखते हुए अपनी पुत्री का विवाह भी करवा देता है दोस्तों इसके साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लाहौर के तुर्क अधिकारी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के विवादित पुत्र अहराम शाह, मैंने बताया भाई ऐबक के बाद अहराम शाह कुछ दिनों के लिए आया था, तो अहराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया। ठीक है, परंतु दिल्ली के तुर्की सरदारों एवं नागरिकों के विरोध के फलस्वरूप कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश, ठीक है, जो उस समय का बदायूं का सूबेदार था, उनको दिल्ली पे आमंत्रित कर राज्य सिंहासन पर बैठाया दोस्तों। ठीक है, तो उतना योग्य शासक नहीं था, जिस कारण से इसका जो दामाद होता है इल्तुतमिश, इसको बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा बात करेंगे दोस्तों अहराम शाह और इल्तुतमिश के बीच के संघर्ष को लेकर। तो आप बोल सकते हैं दोस्तों अहराम शाह और इल्तुतमिश के बीच संघर्ष। ठीक है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद दोनों ही था दोस्तों। जो इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और, ठीक है, गुलाम दोनों ही था। जबकि अहराम शाह के बारे में कहा जाता है कि ऐबक का वो पुत्र था। लेकिन क्या है कहीं कि ऐबक की मृत्यु के बाद इन दोनों के बीच सत्ता को लेकर बहुत ही संघर्ष हुआ। जब कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाता है दोस्तों, है ना, चौगान खेलते समय 1210 में, तो इस समय सत्ता को लेकर भाई थोड़ा दिक्कत हो रहा था। क्यों, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसको किसको मिलेगा, उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो भाई उसका बेटा बनेगा जिसका नाम था अहराम शाह। लेकिन भाई उससे योग्य एक शासक था कौन, इल्तुतमिश, जो कि उसका दामाद था दोस्तों, है ना, और प्रिय भी उसका था।
तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा संघर्ष हुआ दोस्तों, ठीक है। यह कहा जाता है कि आराम शाह को ऐबक ने दिल्ली का शासक नहीं बनाया, ठीक है, और नहीं बनाना ही नहीं चाहता था, ठीक है, क्योंकि यह उतना योग्य नहीं था दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो इसके कारण से क्या हो दोस्तों कि जिसके कारण से इन्हें लाहौर की गद्दी पर बैठाया और ऐबक ने अपने दामाद इल्तुतमिश को दिल्ली का शासक बनाना चाहता था दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वह एक योग्य शासक था। और ऐबक की मृत्यु होने के बाद दिल्ली की गद्दी पर दोस्तों अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए इन दोनों के बीच थोड़ा संघर्ष हुआ। भाई इल्तुतमिश को बहुत ही मानता था कुतुबुद्दीन ऐबक, और यह योग्य व्यक्ति था जिस कारण से इसको ही शासक बनाना चाहता था। तो मृत्यु के बाद इसके बीच थोड़ा संघर्ष हुआ, तो ये आप बोल सकते हो। आगे दोस्तों आराम शाह के बारे में कहा जाता है कि जब दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने के लिए आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच संघर्ष हुआ, तो उसी समय आराम शाह पराजित हो जाता है, ठीक है, और इसी प्रकार से दिल्ली के गद्दी पर इल्तुतमिश का अधिकार हो जाता है। और आराम शाह के पराजित होने के बाद इल्तुतमिश ने इन्हें बंदी बना लिया, जिसके बाद इसकी हत्या कर दिया दोस्तों। और इसी प्रकार से इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली की गद्दी प्राप्त करके, है ना, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा दोस्तों, मतलब उसको इसके लिए, ठीक है। इस प्रकार से देखें किस तरह से इसके बीच थोड़ा संघर्ष चलता है, और इसी प्रकार से वो दिल्ली के, ठीक है, गद्दी पर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि भाई एक आराम शाह था, इसके साथ उनको ये दिक्कत हो रहा था। इसी प्रकार से वो आराम शाह हारता है, हारने के बाद यहाँ पे उसको बंदी बना के उसकी हत्या कर देती है, और इस प्रकार से इल्तुतमिश को संघर्ष करनी पड़ी दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा बात करेंगे दोस्तों, फिर क्या होता है कि इन्होंने दिल्ली की सल्तनत को बचाए रखने के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, ठीक है, और इन समस्याओं के 3 चरण द्वारा बताया जा सकता है। भाई दिल्ली के, है ना, दिल्ली को बनाए रखने के लिए, दिल्ली की सल्तनत को बनाए रखने के लिए जो इल्तुतमिश है इसको थोड़ा संघर्ष करना होता है दोस्तों, तो इसको हम लोग थोड़ा बात करेंगे। जैसे कुछ संगठन बनाया था, आपको चालीसा के बारे में याद होगा ना दोस्तों, तो चालीसा संगठन के बारे में आप जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में इल्तुतमिश को लेकर। तो थोड़ा हम लोग बात करेंगे चालीसा, जो कि 40 और 10, ठीक है, दासों का एक संगठन रहा है दोस्तों। इसमें केवल दास ही थे, है ना दोस्तों। इल्तुतमिश ने 25 वर्षों के शासनकाल में सभी समस्याओं का समाधान 3 चरणों द्वारा किया। प्रथम चरण में उन्होंने वैसे लोगों का दमन किया जो इन्हें गद्दी पर बैठने से रोकता था, ठीक है, यानी कि जो इसके गद्दी पर बैठने में बाधा डालता था दोस्तों, ठीक है, पहला चरण। दूसरा चरण में इन्होंने अपने साम्राज्य में 40 दासों का एक संघ बनाया, एक ग्रुप बनाया दोस्तों, जिसमें केवल दास यानी कि गुलाम, और कितने 40 गुलाम थे दोस्तों, ठीक है, इसे एक संघ बनाया। और इस संघ में, ठीक है, उन्होंने, ठीक है, इसमें क्या किया, शामिल किया, जिस पर इल्तुतमिश का विश्वास था। वैसे ही लोगों को इस चालीसा में, संघ में रखा, जिसको पूर्ण रूप से इल्तुतमिश का विश्वास था कि भाई ये ऐसा ऐसा ये रह सकता है, ठीक है। 40 दासों के संगठन को दोस्तों चालीसा का दल कहा जाता है, ठीक है। इस 40 दासों का जो संगठन है, जो संघ है, इसे दोस्तों, ठीक है, 40 दास का दल भी कहा जाता है। इस दल को स्थापित करके इल्तुतमिश ने अपनी शक्तियों को, ठीक है, मजबूत किया। भाई इसको करने के बाद एक ग्रुप बन गया, इससे उसकी जो शक्तियां हैं वो मजबूत हो गई दोस्तों, ठीक है। 2 चरण हम लोग देख लिए। तो अब थोड़ा बात कर लेते दोस्तों तीसरे चरण की। तो दोस्तों तीसरे चरण में, है ना, इनके समस्या का कारण था अल्दोज, जो कि गजनी का शासक था, है ना, लेकिन दिल्ली पर अपना धावा बोलना चाहता था दोस्तों। हमने आपको मैंने बताया था, ठीक है, यल्दूज के बारे में, ठीक है। तो याल्दूज आपने पढ़ा था ना भाई, मैंने आपको बताया था। तो भाई याल्दूज न है यहाँ पे भारत पे वो आक्रमण करना चाहता था और धावा बोलना चाहता था, लेकिन इन्होंने दिल्ली में समस्या को देखकर इल्तुतमिश के विरुद्ध खड़ा हो गया, और यह माना जाता है कि याल्दूज जो है वो ऐबक द्वारा ही हराया गया। परंतु दिल्ली में इल्तुतमिश के समक्ष समस्याओं को देखते हुए इनके विरुद्ध युद्ध करने के लाभ उठाना चाहता था, परंतु इल्तुतमिश ने क्या किया, इन्हें पराजित कर दिया। उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए गजनी वो चला गया। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा देखेंगे दोस्तों मंगोल का आक्रमण। दोस्तों मंगोल के विजेता चंगेज का अपनी सेना के साथ दिल्ली सल्तनत की सीमा पर आ पहुंचा, ठीक है, और यह राजकुमार मंगलवर्णी का पीछा करते हुए दोस्तों आया था। भाई क्या है कि मंगोल के जो विजेता है चंगेज का,
वो क्या है दोस्तों, वो अपनी सेना के साथ दिल्ली पहुंचा। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि राजकुमार जो मंगल वर्णी है इसका पीछा करते करते, ठीक है, मंगल वर्णी ने क्या है, इल्तुतमिश से चंगेज खां के विरुद्ध में सहायता मांगा। ठीक है, लेकिन भाई यहाँ पे इल्तुतमिश क्या करता है, अपनी कूटनीति का सहारा लेता है और राजकुमार मंगलवर्णी की सहायता नहीं करता है दोस्तों, यानी कि नहीं किया। जिसके बाद क्या हुआ दोस्तों, चंगेज खां इल्तुतमिश से काफ़ी ही प्रसन्न हुआ और दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण नहीं किया। इसी प्रकार इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत में अपनी सत्ता को कायम रखने में सफलता मिली दोस्तों। ठीक है, तो जब इसको यहाँ पे सपोर्ट बोला गया था देने के लिए, इन्होंने इससे मदद मांगा, ठीक है, मंगलवर्णी ने इल्तुतमिश को, तो इल्तुतमिश ने ना कर दिया, इस कारण से मंगलों ने आक्रमण यहाँ पे नहीं किया दोस्तों, यानी कि चंगेज खान ने यहाँ पे आक्रमण नहीं किया। तो ये थोड़ा हम लोग जान गए। तो अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे राजपूतों से संघर्ष को लेकर, ये भी इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो दोस्तों राजपूतों का जो क्षेत्र था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से ही विद्रोह का केंद्र बना था। ठीक है, लेकिन जब इल्तुतमिश दिल्ली का राजगद्दी पर बैठा, उसके समक्ष भी राजपूतों से संघर्ष का समस्या बना रहा। भाई राजपूतों से सभी डरते थे, है ना, और कुतुबुद्दीन ऐबक तो इसका डर था ही भाई कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसके साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जब इल्तुतमिश आया, इसको भी बहुत ही डर था और राजपूतों से इसका संघर्ष का सामना बना रहा दोस्तों। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है, इल्तुतमिश ने राजपूतों के विरुद्ध युद्ध लड़ा और कई राजपूतों को उन्हें पराजित करके उनके क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। वही राजपूतों के खिलाफ कई युद्ध लड़ता है और कई राजपूतों को हराता है और हराने के बाद वो अपना यहाँ पे, ठीक है, राज हड़प के ये कर लेता है। ठीक है, चलिए, राजपूतों को उन्होंने पराजित करके उनके क्षेत्रों को अपना अधिकार कर लिया और राजपूत शासक इल्तुतमिश की सत्ता को अंत करने का प्रयास कर रहा था दोस्तों। ठीक है, और तुर्की की सत्ता को अंत करके उनके क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त करने की तैयारी कर रहा था। भाई यहाँ के जो राजपूत थे वो भी इल्तुतमिश के खिलाफ रणनीति बना ही रहे थे। ठीक है, और वो इसके खिलाफ लड़ भी रहा था दोस्तों। ठीक है, चलिए, परंतु इल्तुतमिश ने राजपूत राजाओं को पराजित करके अपनी सत्ता को मजबूत किया दोस्तों। ठीक है, और इसी क्रम में कई जो राजपूत होते हैं, इन राजपूतों को हराकर ये अपने आप को फिर मजबूत करता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया इल्तुतमिश के बारे में दोस्तों, आपको इल्तुतमिश का परिचय करवाया, है ना, फिर थोड़ा संघर्ष बताया दोस्तों सत्ता को लेकर कि आराम शाह और इल्तुतमिश को लेकर किस प्रकार से थोड़ा दिक्कत हुआ शासक बनने को लेकर। फिर मैंने आपको चालीसा यानी 40 दासों का जो संगठन है वो पढ़ाया, फिर राजपूतों का संघर्ष पढ़ाया। इतना मैंने आपको बताया, इतना अगर आपको आता है इल्तुतमिश को लेकर तो आसानी से परीक्षा भवन में लिख सकते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा मैं निष्कर्ष की बात कर लूँ तो आप लोग इस प्रकार से यहाँ से लिख सकते हो कि भाई इस प्रकार से उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश गुलाम वंश का एक योग्य शासक था और इन्होंने, ठीक है, इन्होंने दिल्ली सल्तनत के, ठीक है, बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये अपना कार्य करता रहता है निरंतर और एक योग्य शासक भी रहा है इल्तुतमिश। और यहाँ से प्रश्न आपको फिर परीक्षा भवन में दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो अच्छे से रहिए, मित्रों को शेयर करें, दूसरे में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।